नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बार बार पलटी मारने की आदत के कारण बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही अविश्वसनीय लीडर कहलाते हों, लेकिन 2005 से जनता के विश्वास की कसौटी पर खड़ा उतरते हुए उन्होंने जिस अंदाज में बिहार को पटरी पर लाया और सभी वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, उसके कायल अभी भी अधिसंख्य लोग हैं। बात अलग है कि जदयू का वोट प्रतिशत धीरे धीरे गिरता गया और 2020 में नीतीश की पार्टी 45 विधायकों वाली पार्टी बनकर रह गई। हालांकि इसके लिए नीतीश ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए नरेंद्र मोदी को पटकनी देने की योजना पर काम करना शुरू किया और 2022 में पीएम बनने का ख्वाब सजाकर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लिए। यह बात भी सही है कि मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान ने अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो जदयू शायद तीसरे नंबर की पार्टी नहीं कहलाती। बावजूद इसके वर्तमान हालात यह है कि नीतीश ने न केवल बीजेपी को भ्रमित कर रखा है, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी उनके कारण असमंजस की स्थिति में है। वैसे नाराज फूफा के तरह नहीं मानने की जिद पर अड़े नीतीश की हर मुराद पूरी करने की कोशिश राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। महागठबंधन में जहां सीट को लेकर असमंजस की स्थिति है, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं बीजेपी ने इस उम्मीद में एनडीए के पार्टनरों को सीट के सवाल पर उलझा कर रखा है कि नीतीश किसी भी समय एनडीए में वापस आ सकते हैं। वैसे भी नीतीश अगर बिहार की राजनीति के चाणक्य नहीं होते तो शायद आज बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। सरकार चाहे एनडीए की बने या महागठबंधन की, लेकिन बिहार की ड्राइविंग सीट पर नीतीश अगर लगभग 18 वर्षों से बैठे हैं तो इसका कारण स्पष्ट है कि अति पिछड़ा और गैर यादव पिछड़ा वर्ग उनके साथ तो है ही, लगभग सभी वर्ग के लोग उनके विकास कार्यों के कायल हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराने के बाद वर्तमान समय में नीतीश की जितनी जरूरत बीजेपी को है, उतनी ही जरूरत राजद को भी है। उनके पलटने की अदा से बीजेपी भले ही नाराज हो, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास है कि नीतीश अगर एक बार फिर एनडीए के पार्टनर बन गए तो 2019 की तरह इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजद जीरो पर आउट हो सकता है और एनडीए एक बार फिर अपना प्रदर्शन दोहराने में कामयाब होगा। बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी के मुखिया नीतीश की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी बस एक चाल से जेडीयू की आंतरिक कलह पर न केवल फिलवक्त विराम लग गया है, बल्कि राजद और कांग्रेस भी बैकफुट पर है। स्थिति यह है कि अपनी राजनीतिक चाल से नीतीश यह साबित करने में लगे हैं कि बिहार के रियल किंग वही है। पीएम नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने में सूत्रधार की भूमिका अदा की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उस तरह की अहमियत नहीं दी जिसके वह हकदार हैं। अभी तक उनके फॉर्मूले पर चलने से कांग्रेस परहेज तो कर ही रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी इंडिया गठबंधन में तय नहीं हुआ है। हालांकि सत्य यह भी है कि जिस जंगल राज का विरोध करने पर जदयू का वास्तविक तौर पर उदय हुआ है, उसी राजद से गठबंधन कर नीतीश अपने कोर वोटरों के बीच अब उस पहेली बन गए हैं। उनके विधायक और सांसद भी अंदर ही अंदर उनके इस निर्णय से नाराज हैं और किसी भी कीमत पर एक बार फिर न केवल एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सोच रखते हैं, बल्कि अंदर ही अंदर बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश सहज होकर राजनीति कर पा रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश अपने नफा नुकसान का आकलन कर किसी भी समय बड़ा फैसला ले सकते हैं। जमीनी हकीकत जानकर नीतीश को भी इस बात का पता हो गया है कि अगर उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया तो जदयू के लिए 2014 वाली स्थिति आ सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और उनके मन माफिक बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल में सीटें मिल गई तो फिर वह मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। नीतीश कब क्या करेंगे यह कहना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार को अगर कोई समझ सकता है तो वह स्वयं नीतीश ही है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ललन सिंह को सम्मानजनक विदाई देकर अगर नीतीश ने अपनी पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में नहीं ली होती तो शायद वर्तमान समय में तेजस्वी के ताजपोशी की तैयारी हो रही होती। ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी कर नीतीश ने जैसे ही पार्टी का पूरा पावर अपने हाथ में लिया कि न केवल लालू तेजस्वी का दबाव कम हो गया, बल्कि कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आने लगी है। नीतीश ने यह सब सिर्फ 45 विधायकों के दम पर किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की जगह अगर कोई दूसरे होते तो तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होने के बाद भी सीएम की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते और लालू सहित कांग्रेस को आंख नहीं दिखा रहे होते। नीतीश की चाहत है कि बिहार में जीती हुई जदयू की 16 सीट सहित 17 सीटें तो उन्हें मिले ही। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों में उन्हें कम से कम 40 सीटें मिले, जिस पर सहयोगी दल की मदद से जीत हासिल कर वह केंद्र की राजनीति में अपनी दमदार धमक दिखा सकें।
19 दिसंबर को आयोजित चौथी बैठक में भी इंडिया गठबंधन में वाजिब सम्मान नहीं मिलने के बाद से नाराज नजर आ रहे नीतीश को मनाने की कवायद चरम पर है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के द्वारा कॉल तो किया ही गया था। इंडिया गठबंधन से जुड़ी दो पार्टियों अर्थात सीपीआई नेता डी राजा और डीएमके नेता टीआर बालू ने भी 8 जनवरी को नीतीश से मुलाकात कर यह जता दिया है कि विपक्षी पार्टियों के बीच उनकी अहमियत कितनी है। वैसे कहा जा सकता है कि बिहार में जब तक राजद, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है और नीतीश कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं, तब तक इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठते रहेंगे। लेकिन पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार अगर राजद के साथ साथ बीजेपी में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रखे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें बिहार की राजनीति का हर वह स्क्रू पता है जिसे टाइट करते ही बिहार की सत्ता उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है। नीतीश कुमार ने जैसे ही जदयू की कमान अब संभाली तो राजद की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग उठनी बंद हो गई है। कांग्रेस भी अब नीतीश को इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने में जुटी हुई है। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजद के साथ साथ कांग्रेस भी अब सीएम नीतीश को अपने अपने अंदाज में मनाने में जुटी है। उनकी हर मुराद को पूरी करने को तैयार है, लेकिन नीतीश रूठे हुए फूफा की तरह किसी को भाव देने को तैयार नहीं है। नीतीश की सभी राजनीतिक चाल इस बात को प्रमाणित करता है कि सिर्फ विधायक या सांसदों के संख्या के बल पर राजनीति नहीं की जाती। संख्या बल कम रहे तो भी अपनी राजनीतिक कौशल के बल पर बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा को पटकनी दी जा सकती है। नीतीश अगर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी नहीं होते तो 79 विधायकों का समर्थन होने के बाद भी राजद के युवराज तेजस्वी डिप्टी सीएम नहीं होते और महज 45 विधायकों के बल पर वह सीएम की कुर्सी नहीं संभाल रहे होते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और महागठबंधन की सरकार स्मूथली चल रही है। जानकारों का कहना है कि राजनीति तिकड़म के दम पर नीतीश लोकसभा चुनाव तक सीएम की कुर्सी बचा भी लिए तो भी सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराते रहना लगभग तय है। कहा यह भी जा रहा है कि 22 जनवरी को एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं नीतीश द्वारा बिहार विधानसभा को भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने की पटकथा लिखी जा सकती है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी द्वारा इस तरह का दावा किए जाने से सियासी गलियारे में तूफान आया हुआ है। संतोष सुमन के दावे में कितना दम है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति का पूरा दृश्य शायद बदल जाएगा। वैसे सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा का भी चुनाव हुआ तो बीजेपी बहुत फायदे में रहेगी। बहरहाल बिहार में राजनीतिक उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जहां 10 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं लेफ्ट का अलग दावा है। इस बीच जदयू का कहना है कि उसका गठबंधन राजद से है। सीट के सवाल पर राजद, कांग्रेस और वाम दलों से समझौता करे। दूसरी तरफ राजनीति की बिसात पर लालू नीतीश के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी संभावित स्थिति पर पैनी निगाह रख रही है। मकर संक्रांति के बाद अगर कोई बड़ा राजनीतिक बवंडर बिहार में देखने को मिले तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।